नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सब लोगों को बेसब्री से राजीव नारायण जी की बातों का इंतजार होगा। हमेशा की तरह मैं कह दूं, अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो आप इस प्रोग्राम को देखिए, ना हो तो मत देखिए। मुझे ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं। बाद में सालों से वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। कई भविष्यवाणियां सही हुई हैं, कुछ गलत भी हुई हैं। आज के इस शो में बहुत जबरदस्त बातें की हैं उन्होंने। ट्रंप का मानसिक संतुलन क्यों गड़बड़ाया, चीन की आखिर ताकत बढ़ेगी या कम होगी, भारत के साथ रिश्ते क्या रहेंगे, वक्फ बिल पर अचानक सरकार को झटका क्यों लगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या क्या ग्रहों के हिसाब से बोलने वाले हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई है, जो जेल भेजने की तैयारी है, वो भारतीय जनता पार्टी को कितनी भारी पड़ने वाली है। ये सारी बातें इस शो में। अब ज्यादा बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत जबरदस्त भविष्यवाणियां नजर आने वाली हैं। पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है राजीव नारायण जी। दुबई में भाई आपको बहुत लोग याद करते हैं। दुबई में आया तो लोगों को, जैसे ही मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग, मतलब दर्जनों लोग मुझसे मिलने आए। मैं आया था फिल्म फेस्टिवल का चीफ गेस्ट बन के, लेकिन जब मैंने ट्वीट किया अबू धाबी में आया हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुशायरा होता है ओहो। और इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं। तो जो मुशायरा कराते हैं, बहुत बढ़िया शख्स हैं, वो मिले मुझसे। वो बोले हम आपका पासपोर्ट छीन के ले जा रहे हैं। अब आप जैसे भाई हमारे आए हैं तो आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मुशायरे के। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो सब मुझसे पूछ रहे थे राजीव नारायण जी का शो हम लोग बहुत देखते हैं दुबई में। क्या तो बात मुझे है। बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आपकी ख्याति इतनी बढ़ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, राजीव जी, बहुत अच्छी बात है ये कि दुनिया भर में लोग आपकी ज्योतिष को, आपकी बातों को सराहते हैं, प्यार करते हैं आपको। ये 4 PM परिवार के लिए भी और आपके हम सब के लिए भी बड़ी उपलब्धि की बात है। आज के शो की शुरुआत करता हूं मैं। आज बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे जी। पूछूंगा कि ये जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस वो क्यों हो रही है, ज्योतिष शास्त्र में चीन इतना ताकतवर क्यों दिखाई दे रहा है, और आपने जैसे कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उन सब पे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा कि 30 मार्च को आपने कहा था ट्रंप को लेके, और जो ट्रंप को लेके कहा था आपने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सारे काम आपको बता के करते हैं। आप जो जो ट्रंप को लेके बोलते हैं वो सारी बातें सच हो गई। आपने ओथ लेने से लेकर अब तक जो जो कहा वो सारी बातें साबित होती जा रही। तो मुझे अब ये बताइए कि ट्रंप की अगली रणनीति क्या है। भारत को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? मोदी जी को थोड़ा बहुत, मोदी जी ने कहा कि मैंने एलन मस्क से बात करी स्टारलिंक के बारे में, टेस्ला के बारे में। तो वो जो मोदी जी गए थे वहां पे तो बड़ा क्रिटिसाइज हुए थे, क्योंकि एलन मस्क तो जीनियस आदमी है, अपनी प्रेमिका को और ढेर सारे बच्चों को लेके आ गया वहां मोदी जी से मिलवाने। और मोदी जी ताऊ जी की तरह उनके बच्चों को खिला रहे थे। लोगों ने कहा कि आप बच्चे खिलाने गए थे वहां पे। तो आज उन्होंने, मोदी जी ने कहा है कि मैंने एलन मस्क से बात करी और इन सब मुद्दों पे। ट्रंप की अमेरिका की क्या नीति रहने वाली है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, आपके गिरोह के हिसाब से, ये मैं जानना चाहता हूँ राजीव जी। हाँ, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को मैंने ये मेरी प्रेडिक्शन थी। वो 6 अप्रैल का प्रोग्राम था संजय जी। 6 अप्रैल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिनका मून चंद्रमा हैवीली एफ्लिक्टेड है राहु केतु और मंगल से, ये एक मेंटली डिसऑर्डर बाइपोलर और मेग्लोमीनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों राहु केतु की डिग्री के क्लोज हैं। अतः ये एक डूबियस पर्सनैलिटी के और वेरी इगोइस्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। दर्शकों को ज्योतिषीय गणना का कमाल देखना चाहिए। जैसे ही ऑलमोस्ट एक अनस्टेबल माइंड का आदमी सत्ता में आता है और वो कैसा पागलपन करता, पूरी दुनिया को उसने सर पे उठा कर रखा है। और जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है, ये तो नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि जब उन्होंने ये कहा था शरीर के किसी विशेष जो है पार्ट को चूमने की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कंट्री के जो लीडर्स हैं वो मेरे शरीर के एक विशेष हिस्से को जो है चूमना चाहते हैं। तो उसमें भारत को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या भारत भी उसमें शामिल है, हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। चाइना ने विरोध किया, कनाडा ने किया, मैक्सिको ने किया, इवन सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बहुत बढ़िया मैसेज दिया था अपने राष्ट्र के लोगों के नाम में, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी दी थी। तो ट्रंप तो जो है जिस तरह से वो
बैक ट्रैक की हैं, जो 10 अप्रैल की बात है, मेरे प्रोग्राम की बात है, जहां उन्होंने जो पॉज किया 90 डेज का। देखिए ये फॉल्स है, छलावा है, और ट्रंप बेसिकली जो घबरा के गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बता देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, और इसमें ये देख लीजिए चंद्रमा जो है इनका नीच का है, और चंद्रमा नीच का है, और साथ में मंगल और उससे पीड़ित है। साथ में एक कुंडली और मैं आपको दर्शकों को, ज्योतिष के सीखने वाले लोगों को बता दूं, यही कुंडली आप देखो भाजपा की, देख लीजिए आप, भाजपा की कुंडली में भी चंद्रमा 8 नंबर राशि में है। हम और संख्या पे मत जाइए, केवल आप ये देखिए कि आप 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच का होता है संजय जी, और अगर उसके ऊपर मंगल का दृष्टि या राहु के साथ हो तो उसमें और ज्यादा खराबी आ जाती है। तो एक तरह की मानसिक बीमारियां, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला बात ये हुई कि एक व्यक्ति जो इस तरह की चीज आता है, और मजे की बात है कि एक ज्योतिष के जानकार लोगों को और दुनिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं होगा। 2 कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप ने, संजय जी, क्या नाम है, दूसरा कार्यकाल है उनका। तो मैंने आज आपके दर्शकों के लिए एक ज्योतिषी रिसर्च दे रहा हूं कि जब ये 20 जनवरी 2017 को भी इन्होंने शपथ ली थी, आज उसकी कुंडली भी मैंने निकाली है। ये देखिए 20 जनवरी 2017 को दर्शक देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मेष लगन था, लेकिन ये लगन थोड़ा बेटर था, और इसमें चंद्रमा की स्थिति मंगल से पीड़ित है, लेकिन केंद्र में आ गया है। तो ये कुंडली दिखाने का मतलब ये था। और इसी तरह से जब 20 जनवरी 2025 को ये लेते हैं, तो चंद्रमा देखो कन्या राशि में गया और राहु केतु के साथ है। तो ये मेरा दोनों कुंडलियों का, दोनों उनकी शपथ, जो वर्तमान शपथ और ओथ है, और उससे 4 जब 2017 में बने थे तब पहले कार्यकाल में। तो ये दूसरे कार्यकाल में इतना पागलपन क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा मैंने दोनों कुंडलियों को, आप अपने ऑफिस में बोलिएगा, दोनों एक साथ दिखाएंगे। ये एस्ट्रोलॉजी के लर्नर के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक ही व्यक्ति होता है और अपने अलग अलग समय पे अलग अलग बिहेवियर क्यों उसके होते हैं। मतलब आप वही है, आपकी कुंडली भी वही है, आपके पास सब कुछ पर्सनैलिटी वही है, लेकिन किसी समय आप बहुत अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं, किसी समय आप बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो शपथ ली थी वो बहुत ही खराब समय में ली, जिसको हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने जो 90 डेज का पॉज लिया, वो उनकी बेसिकली उनकी अपनी घबराहट है। क्योंकि एक मैं दर्शकों को जल्दी से जानकारी के लिए 3-4 मेंटल डिसऑर्डर बता देना चाहता हूं। स्किज़ोफ्रेनिया एक पैरानोइया करके एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, जिसको फोबिया आम भाषा में कहा जाता है। ये बीजेपी की कुंडली में भी है, और ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी का भी हो। अगर 17 सितंबर का बैठ, तो मैं मानता नहीं हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भी चंद्रमा नीच का ही है, अगर 17 सितंबर 1950 का जन्म है तो पैरानोइया बीमारी क्या होता है? इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर characterized by excessive distrust, suspicion, or fear that others are to harm or deceive you, often without evidence. It can manifest schizophrenia or anxiety disorder. Symptoms include hypervigilance, interpreting neural actions as threat, and difficulty trusting others. मतलब दूसरों पर ये भरोसा नहीं कर पाते, शक्की किस्म के होते हैं, हमेशा डरते हैं। और अमूमन ये एक हिस्ट्री में देखा गया, जितने भी तानाशाह हुए हैं वो लगभग इस तरह की बीमारी से पीड़ित जरूर होते हैं, क्योंकि डर होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह जो पीछे हटना पड़ा, वो किसी दबाव से नहीं हटना पड़ा है। चाइना के साथ तो वो जो करने जा रहा है, वो अभी चाइना की हॉरोस्कोप में बताऊंगा कि किस तरह चाइना फाइट कर रहा है। ये संजय जी जो उन्होंने जब उनकी बॉन्ड यील्ड जो है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया, तो यूएस के ऊपर जहां तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, $36 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जा है। 36 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जा है, और यूएस उसका 1.7 ट्रिलियन के ऊपर हर साल ब्याज भरता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि भाई ये कर्जे का बोझ कैसे कम किया जाए। तो वो स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने, वो बाद में जांच का विषय कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने पहले न्यूज दे करके स्टॉक मार्केट को तो पहले उन्होंने पॉलिसी अनाउंस करके गिरवा दिया, फिर न्यूज अनाउंस करके उसी दिन बाजार अपने रिकॉर्ड क्या नाम है परसेंटेज के साथ बढ़े भी थे। तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो बाद में वहां की अपनी सरकारें हैं, उनकी कोर्ट हैं, वो डिसीजन कुछ भी लें उसमें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज थी, बॉन्ड्स थे, उनकी जब कोई परचेजर नहीं मिला,
बहुत सारी सरकारें, हमारी भारत सरकार भी खरीदती है। तो ऐसा रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि जापान से लेकर कई देशों ने यूएस सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर दिया, उससे उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह था कि मैं एक सस्ता लोन वहां से अपने गवर्नमेंट से लेकर के अपने हाई इंटरेस्ट के लोन को कम करके और कर्जे के लोड को कम कर सकता हूं, वो एक कारण बना था ये। लेकिन मुझे ज्योतिष के एंगल से आप लोगों को बताना है कि जिस व्यक्ति का नीच का चंद्रमा होता है उसके अंदर वेवरिंग जरूर होगी, उसके बिल्कुल ऐसे समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी पूरे 24 घंटे में शांत भाव से नहीं रह सकता। मतलब आप भूल जाइए 365 दिन, भूल जाइए 24 घंटे मतलब महीना, ये 24 घंटे में भी मतलब इनको ऐसे लोगों को के साथ काम करना वास्तव में एक प्रशासन के लिए बहुत कष्टकारी है। ये लोग अच्छे लीडर इसीलिए साबित नहीं हो सकते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का, तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ते हुए बताया था कि सबसे पावरफुल देश की 2020 जनवरी 2025 को सत्ता संभालता ग्रह नक्षत्रों के अनुसार एक पर एक मैड डिसीजन लेकर पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही की तरफ ले जाता है। तो ये संजय जी, अभी आपने देखा 245% का चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। उसमें कहीं मैं एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि ये क्या पागल, 245% का फिर कोई एक्सपोर्ट करेगा ही क्यों? सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं 145% के ऊपर एक्सपोर्ट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? और उससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने अपना दूसरा मार्केट ढूंढना भी शुरू कर दिया और आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में उनके बिजनेस के लीडर्स भी, उनके मिनिस्टर्स भी जाना शुरू कर दिए। तो मैंने इसी प्रोग्राम में, आपके 6 अप्रैल के प्रोग्राम में ये कहा था कि 16 अप्रैल से इसकी डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है। और जब भी याद रखिएगा, जिस ग्रह से हम ये पागलपन उनका देख रहे हैं और वो ग्रह उसकी दशा आ जाए तो ये आने वाले समय में भी इनको आप शांत नहीं देखेंगे और ज्यादा गलत निर्णय लेंगे। अब जैसे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भिड़ पड़े, मतलब अमेरिका के टॉप की यूनिवर्सिटी से भिड़ गए। वो कह रहे हैं ये सब बकवास है और फेक है। मतलब जहां से एक बड़े प्रोमिनेंट दुनिया के लोग सैकड़ों वर्षों से पढ़ के आए हैं, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन और एक, मतलब ये सोचिए शिक्षा के इससे बड़े मंदिर पूरे दुनिया में नहीं हो सकते। उसको डोनाल्ड ट्रंप उनसे पंगा लेके बैठा, उनकी एड रोक दी, उनको ऊपर टैक्स लगा दिया वगैरह वगैरह। तो 16 अप्रैल 2025 से जब इनकी चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी और चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, मंगल भी इनका क्या ना पीड़ित है। तो फिर उसके बाद राहु आएगा, तो राहु भी चंद्रमा और सूर्य की एक्सेस में, जो दर्शकों मैंने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली दिखाई थी, तो वो उस कुंडली के अनुसार ये लगातार इनका 24 जनवरी 2026 तक का जो है कार्यकाल, इसमें जो पीक पर होगा, जहां एक से एक खराब डिसीजन लेने वाले हैं। साथ में संजय जी एक चीज बता रहा हूं कि मैंने आपके जब ओथ की प्रेडिक्शन 26 जनवरी को की थी, तो मैंने राइटअप दिखाया था दर्शकों को, उसमें मैंने कहा था कि ये इनका कार्यकाल डिजास्टर होगा। मैंने ये राइटअप था ओथ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये आपके ऑफिस में अवेलेबल है, दिखाइएगा, जिसमें मैंने ये लिखा था कि he will be a disaster in the current tenure for the people of US and the world। तो सोचे 26 जनवरी को मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही डिजास्टर साबित होगा, और 26 जनवरी से वो हम लगभग अभी 3 महीने होने वाले हैं संजय जी। 3 महीने हमारा प्रोग्राम जब होगा, एग्जैक्टली 3 महीने ही है उस दिन हो जाते हैं उनको। 20 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम आएगा तो 3 महीने हो जाते हैं। तो 3 महीने में इस व्यक्ति को हमने इस तरह पागलपन में देखा था। अब आता हूं मैं, आपने कहा था कि चाइना की मैंने बात की थी, तो मैंने आज बहुत अच्छी एक रिसर्च तैयार की कि ये आज दर्शकों में बता देता हूं एक और बहुत जानकारी के लिए। ये है चाइना की कुंडली। आज चाइना इनके सामने क्यों आ रहा है? ये जो हमारा जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, 1 अक्टूबर 1949 को शनिवार के दिन 3:01 बीजिंग का इनका जन्म है। इनकी मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा इनके लगन में बैठा है, और तीसरे घर में उनका राहु है, चौथे उनके 7वें भाव में मंगल नीच का है, लगन पर दृष्टि दे रहा, तो एग्रेसिव एटीट्यूड दिखा रहा है। शनि इनके 9वें घर में 8वें घर में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है। 9वें घर में बुध, सूर्य, केतु, और 10वें भाव में शुक्र है, और 12वें भाव में जुपिटर है। तो इस कुंडली को मैं बताता हूं, इसी कुंडली के आसपास आप देखो हमारे भारत भी गणतंत्र बना था। हमारा 26 जनवरी 1950 को बना था। गणतंत्र का मतलब होता है, दर्शकों की जानकारी के बताते हैं, जहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन
जो है लागू होता है किसी देश का, तो वो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में काम करते हो तो गणतंत्र मतलब प्रजा का तंत्र, वो हमारा होता है। हमको आजादी 1947 में जरूर मिली थी, लेकिन हम गणतंत्र बने थे 26 जनवरी 1950 को। इस कुंडली में मैं आपको बता देता हूं कि ये कुंडली, चूंकि मंगल उनके जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में लगन में मंगल है, इसी तरह से चीन की कुंडली में भी 7वें भाव में मंगल है जो लगन पर दृष्टि दे रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं बता देता हूं दर्शकों देखिए कि इनकी जो है इस समय बुध की महादशा चल रही है, बुध में शुक्र की, जो 11 मार्च 2023 से शुरू हुई है, 9 जनवरी 2026 तक रहेगी। उसके बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी। इनका जन्म ही बहुत अच्छे समय पे हुआ था। और एक बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को शेयर करता हूं, 2023 में हमने एक चैनल पर, बड़े नामी ग्रामी चैनल पर 23 ज्योतिषियों के साथ में एक प्रोग्राम अटेंड किया था। और कैसे कैसे अनपढ़ से इलिटरेट एस्ट्रोलॉजर्स पहुंचते हैं टीवी चैनल पर, उसको मैं एग्जांपल दर्शकों, बड़ा फेमस है क्योंकि 23 में तो 23 ही एस्ट्रोलॉजर बुलाए उन्होंने। तो उसमें से एक मैं भी था। मेरे तो चूंकि आप लोगों को पता है मैं तो पढ़ लिख करके गया हूं, रिसर्च भी करता रहता हूं। तो वहां पर कुछ ज्योतिषी जो है, चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना ये हो जाएगा, चाइना के आगे हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये उस समय कह रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी उस समय, वो हमारे चाइनीज लोगों ने हमारे कुछ सैनिकों को मतलब शहीद कर दिया था और हमारी जमीन पर भी कब्जा करके बैठा। आपके आरएसएस के लोग भी चाइना से, और जितने भी हमारे क्या नाम है देशी जागरण मंच वाले हैं, वो भी सब चाइना के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि चाइना हमारे यहाँ जितना माल अपना बेच रहा है, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, वो $100 बिलियन से ज्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है वहां पर। इसलिए चाइना ने तो हमको एक तरह से बुरी तरह कंट्रोल कर लिया है। और क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में बताया है कि रूस जो है, जो आपका गुजरात है, गुजरात के ज्यादातर मैक्सिमम में जो मैन्युफैक्चरर वो ट्रेडर में कन्वर्ट हो गए हैं, वो चाइना से बिजनेस कर रहे हैं। यही रीजन है कि मोदी जी हमारे चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो इस कुंडली में सबसे बड़ा बात मैं देखता हूं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस को 8वें घर से देख रहा है शनि इसमें चाइना की कुंडली में, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अपनी ये विश्व में एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा। ये चाइना की कुंडली में जन्म से ही डिसाइड हो गया था। और चाइना क्या, जो आपको पता है कि क्योंकि चाइना की जो क्या नाम है जन्म हुआ है, वो शनि के ही नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो इसमें शनि अपने भाव को दिख रहा है। और इस समय शनि जो है 29 मार्च को दर्शकों अभी मीन राशि में आ गया, जो उनके तीसरे घर में है। और तीसरा घर संजय जी होता है, आज बहुत बड़ी लोगों को, इकोनॉमी के जानकार लोगों के लिए एक बड़ी इनपुट दे रहा हूं। तीसरा घर होता है हमारा नेबरहुड का। तो जो अमेरिका ने 245% टैरिफ लगा के चाइना को अपने यहां माल बेचने के लिए जो डिस्करेज किया है, थर्ड हाउस समझ लीजिए, चाइना उस माल को, भाई मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग करके माल बना लिया, अब मैं कहां डंप करूंगा, कहां बेचूंगा, वो नेबरहुड में। तो चाइना का चूंकि लग्नेश है शनि, और वो शनि तीसरे घर में जा रहा है। हमेशा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा दर्शकों, आपके जीवन में जो ग्रोथ होती है ना, जिसको तरक्की कहते हो, तरक्की के 4 भाव होते हैं कुंडली के, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां। तीसरा घर मैंने आपके हमेशा दर्शकों को बताया, तीसरा घर होता है हाथ पैर से ज्यादा मेहनत करने का। मतलब आप जितनी हाथ पैर से मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करते हैं, उतना आपको राइज करते हैं। फिर छठवां घर होता थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें संघर्ष होते हैं, कंपटीशन में टेंडर जीत जाना, किसी कंपटीशन में जीत जाना, इलेक्शन जीतना। तो आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हर्डल भी साथ में आ रहा है। उस आगे बढ़ने की साइकिल में आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस भी हो सकते हैं, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि छठवां घर रोग ऋण शत्रु का होता है। तो तीनों चारों चीजें होंगी वहां पर। फिर आता है 10वां घर और 11वां घर। तो 10वां घर और 11वां घर स्मूथ राइज का होता है, जिसमें कहता है रॉकेट की तरह ऊपर जाना। तो चाइना इस समय तीसरे घर में शनि उनका लग्नेश आ रहा है। इसका मतलब है चाइना अपने पास के जितने पड़ोसी मुल्क हैं उसमें अपने व्यापार को बढ़ाने का पूरा फोकस करेगा, उसका व्यापार बढ़ेगा। और उसके पड़ोसी मुल्क कौन है? श्रीलंका, भारत में भी माल आने वाला है। भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार और क्या नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज हैं। तो जो अमेरिका की चीज है वो अब
आपको एशिया और इसमें देखेंगी तो चाइना की जो कुंडली दिखाती है दर्शकों, ये एक सुपर पावर की कुंडली है। मैंने हमेशा कहा है कि एक, और इनकी दशांश कुंडली भी मैंने दिखाई है कि ये चाइना क्यों सुपर पावर बना है इकोनॉमी के मामले में। तो ये रहा चाइना का, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाह करके भी चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसमें मैंने बताया कि चाइना चूंकि उतना ही एग्रेसिव है जितना डोनाल्ड ट्रंप है, तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि इस ट्रेड वार में अल्टीमेट जो विनर है वो चाइना होगा। ये बिल्कुल ठीक लग भी रहा है, आसार भी लग रहा है। चाइना जितना आक्रामक है, और आप तो आपने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि चाइना विजयी होकर निकलेगा, लग उसकी कुंडली बहुत मजबूत है। हाँ, मजबूत है। पता नहीं भारत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। हालांकि प्रधानमंत्री जी हमारे साहब तो चीन के राष्ट्रपति को झूला भी झुलाते हैं, अपने हाथ से चाय बना के पिलाते हैं। ये बात अलग है कि फिर चीन हमारे यहाँ घुसा चला आता है और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार कहती है ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा। बाद में पता चलता है वो तो किलोमीटर तक अंदर घुसाया, हमारे बहुत सैनिक मार दिए उसने। लेकिन जब मजबूरी है, दोस्ती करनी है, धंधा करना है, तो पता नहीं क्या क्या करना होगा। अब मैं आता हूँ भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसने तो बिल्कुल तहलका मचा दिया है। मुझे लग रहा है कि चंद्रचूड़ साहब को समझ में आ रहा होगा कि अगर वो गणेश आरती नहीं करते प्रधानमंत्री को बुला के तो उनकी छवि भी ऐसी रहती। रिटायरमेंट के बाद गायब हो गए चंद्रचूड़। एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे कि लोग गरिया रहे हैं उनको। वो एक बार सवाल पूछा था उन्होंने, इतिहास मुझे कैसे याद कर रखेगा। तो अब इतिहास उनको ऐसे याद कर रहा है कि इतना खराब चीफ जस्टिस शायद ही कोई आया हो। लेकिन अब बात हो रही है संजीव खन्ना के कुछ फैसले आ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति को उन्होंने बहुत तीखा तीखा बात कही, रोक लगाई, जुर्माना किया। मुख्यमंत्री उर्दू के लेकर विधानसभा में कह रहे थे आप कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उर्दू इसी देश की भाषा है, प्यार की भाषा है। वो बड़ी टिप्पणी। और वक्फ बिल पे एक तरह का स्टे है, अभी 5 मई को उसकी सुनवाई है, लेकिन एक तरह का स्टे है कि कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, वक्फ बिल को लेकर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। सरकार को उल्टा खड़ा कर दिया है। आपने कहा था पहले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले चौंका देंगे, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ओथ ली है, जो उसका समय है, क्या ये समय अभी ऐसे ही अनुकूल रहने वाला है? कुछ ही दिन बचे उनके भी रिटायरमेंट को। कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो भी रिटायरमेंट से पहले गणेश आरती करने लगेंगे प्रधानमंत्री को बुला के, या प्रधानमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और ऐसे फैसले आने वाले हैं जो शायद पसीना छुड़ा दें बीजेपी का? बहुत अच्छी बात। तो आपको मैं दर्शकों को ये बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने आपके 30 मार्च के प्रोग्राम में ये कहा था कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट, ये 30 मार्च का राइटअप है, ये लिखिए 30 मार्च का राइटअप है, ये मैंने आपके ऑफिस में मैं भेजूंगा। देखिए उसमें मैंने यहाँ पर ये जो रेड पेन से मार्क भी किया हुआ है, ये मैंने लिखा था कि जब ये हम उस समय डिस्कस कर रहे थे जब हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ नहीं कैश मिला था, उस समय के प्रोग्राम में ये टॉपिक में आया था। तो मैंने लिखा था कि भारत में अभी एससी जज के यहाँ कैश कांड में कई प्रोमिनेंट लोगों के स्कैंडल के एक्सपोज होने का युग है। इसमें पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट्स एंड हाई प्रोफाइल लोगों का जुडिशरी के साथ एक बहुत बड़ा नेक्सस एक्सपोज होगा। ये समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स दर्शकों जानकारी के लिए फिर से बता देता, हाई कोर्ट जितने भी हैं देश के और सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जिनका की काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और उसका सही तरीके से इंप्लीमेंट कराना। ये अत्यंत अशुभ है। इनकी साख पूरे देश और विश्व में लो लेवल पर होगी। लेकिन आने वाले समय मैंने कहा था 15 मई के आसपास कहा था। देखिए जब अभी 15 मई क्यों कहा था कि बृहस्पति राशि बदलने जा रहे हैं, और दर्शकों को एक नई कुंडली दिखाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था हमारे देश में तो वो मीन लगन की कुंडली थी। ये दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं। ये दर्शकों ये सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन की कुंडली है। जब सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतवर्ष में बना था तो वो था 28 जनवरी 1950 और 9:43 पे पहला कार्रवाई शुरू होगी। मीन लगन की कुंडली है। लगन में राहु है, 6वें भाव में केतु और मंगल है, और इनका लग्नेश 11वें भाव में नीच का है, शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, और 10वें भाव में बुध है, और इनके तीसरे घर में उच्च का चंद्रमा, और 6वें भाव में इनका शनि है। 6वें भाव का शनि बहुत अच्छा माना गया है। इनकी वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। तो मैंने ये जो 15 मई की डेट क्यों कही थी, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया वैदिक ज्योतिष में कि बृहस्पति और शनि के जो रिजल्ट हैं
वो आपके कुछ महीने पहले आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, बृहस्पति 1 साल रहते हैं। तो ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार में आप जो परिवर्तन दे रहे हैं, जो 2-3 केसेस आपने मेंशन किए हैं, उसका परिणाम इसी पे है। और आगे आने वाली जो अगले महीने में आपके नए चीफ जस्टिस शपथ लेने जा रहे हैं 14 मई को, तो वो भी एक हमारे लिए आगे का सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग का संकेत देगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मैंने 30 मार्च के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में अपने सख्त निर्णयों के द्वारा सरकार के लिए परेशानी पैदा करेगा, और साथ में ये जो है और अपनी गिरती हुई साख को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। देश की आम जनता को देश के जुडिशियल सिस्टम से बहुत निराशा तो जरूर हो रही है, लेकिन उनके जागरूक होकर आंदोलन करने से जुडिशियल सिस्टम भी उनके साथ अवश्य होगा। ये मैंने बात कही। दर्शकों, जल्दी से चलते चलते मैं आपको बीच में भी बताना चाहता हूं, रिपीट करना चाहिए क्योंकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा एक नॉलेज के वजह से मैं मेहनत करके भी कंटेंट तैयार करता हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि वक्फ का जो बिल आया उसमें भी हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 वायलेट हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का होता है। तो उसमें फंडामेंटल राइट है हमारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सबको समान मात्रा में मिलने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंश्योर करता है। मतलब कल्चर है, हर एक कल्चर है। भगवान को हम कैसे पाएंगे? कोई मस्जिद में जाके देखेगा, कोई उनको गुरुद्वारे में देखेगा, कोई चर्च में देखेगा, कोई मंदिर में देखेगा। लेकिन भगवान तो देखिए, ये अलग अलग रूट हैं ईश्वर को पाने के, तो उसमें कोई किसी के ऊपर थोप नहीं सकता, ना थोपा जा सकता है। कोई संत महात्मा किसी के ऊपर इन चीजों को थोप नहीं सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स but also more importantly to safeguard them. They act as limitations on the powers of the legislature and executive under आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में आपकी इस एग्जीक्यूटिव को, अभी आप देख रहे हैं वो धनखड़ जी कुछ बकवास बयान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर ही उंगली उठा रहे हैं, या कभी कभी किरण रिजिजू कह देते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार जो 5 साल की चाहे जितने बड़े बहुमत से आ जाए, उसकी भी लिमिटेशन है। क्यों? साफ साफ कह रहा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इन केस ऑफ दे एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 13। धनखड़ जी सुन लीजिए, आर्टिकल 13 में आपकी भी पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर भी लिमिटेशन है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर इस नाते बहुत ज्यादा ऊंची है एग्जीक्यूटिव से। आप बेशक संसद में बिल बना दीजिएगा, वो संसद में कैसे बिल पास किए जाते वो आप सबने देखा ही है। और एंड इन केस ऑफ एनी वायलेशन, फिर आगे कोर्ट वो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? एंड इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ दीज राइट्स द एससी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स हैव द पावर टू डिक्लेयर सच लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो अब आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के एक से एक अच्छे जजमेंट दे रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, जिसको मैंने कहा 15 मई से जब बृहस्पति, जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की कुंडली दिखाई थी, उसमें बृहस्पति जो है जो चेंज होने जा रहे हैं, वो बृहस्पति जनाब इसमें आ जाएंगे, चौथे घर में बृहस्पति इसमें जो और लग्नेश है इस कुंडली के। चौथा घर होता है हमारे प्रजा का, चौथा घर होता है हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, और चौथे घर के सामने 10वां घर है, 10वां घर होता है सत्ता पे। सो आपके दर्शकों को बहुत अच्छा शुभ समाचार सुना रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट नाक में नकेल डाल के रखेगा सरकार के खिलाफ आने वाले, और कॉन्स्टिट्यूशन को और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनको पूरी तरह से जनता के फेवर में करने वाला है, क्योंकि चौथा घर हमारा पब्लिक का होता है, मासेस का होता है। तो इसी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमने बात करी थी आपके उन्होंने जो पहले एक और आया था जजमेंट, आपने इसी दौरान हमने बहुत सारी चीज, एक और चीज मैं कुंडली आपको दिखाना चाहता हूं। यह है भाजपा की कुंडली, ये भाजपा की आपकी वर्षफल है। इस प्रोग्राम को अभी हमने अप्रैल में ही किया था, 6 अप्रैल को। ये भाजपा का,
इस प्रोग्राम में मैंने बताया था कि भाजपा का चौथा घर पीड़ित है, बहुत सारा, चौथा 10वें की एक्सिस। इनका ये जो वर्षफल बना है इसमें शनि इसका स्वामी है, और इनकी जो मुंता है वो चौथे घर में ही आई है। चौथे घर में इनका शनि, वक्री शुक्र उच्च का है, और नीच का बुध है, राहु है, और इनका 6वें भाव में इनका बृहस्पति, 8वें भाव में चंद्रमा और क्या नाम है, मंगल है। ये वर्षफल इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस वर्षफल में मैंने बताया था कि इस वाले वर्षफल में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने, जो चौथे घर का मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक्स मुंता इन 6, 8, 12 इन 4th हाउस 7th हाउस इज कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस, अशुभ मानी जाती है मुंता अगर चौथे घर में आए, जो कि वर्षफल की, ये वर्षफल हमारा ये क्लासिक बुक है वर्षफल की। अगर मुंता चौथे घर में आती है तो उसके रिजल्ट क्या कहे गए हैं कि जो है mostly gives bad results. Muntes in 6, 8, 12 is also not good. Year Lord Saturn will also be afflicted with Rahu Ketu. The results of Munta in 4th house are sickness, ill health, especially mental health, anxiety, misunderstanding with own peoples. अपनी जनता के साथ अंडरस्टैंडिंग होना, humiliation है, mother, organization, party, fear from enemy, loss of wealth, disgrace, loss of reputation, national, international displeasure of rulers, great humiliation due to misconceived and low vision policies. जो misconceived और low vision policies है उसकी वजह से भी आपको जो है humiliation होने वाला है। ये चौथे घर की मुंथा बताती है, which may create unrest among the people and these will be challenged in the court. ये बात मैंने 6 अप्रैल को कहा था, और आपके वही आपका वक्त मिल का है 6 अप्रैल को मैं कह रहा हूं these will be challenged in the court, और ये इसकी वजह से लोगों में मतलब अनरेस्ट होगा, आंदोलन करेंगे लोग। तो आप देखिए वो सब कुछ हुआ है। आपका बंगाल में विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसके बारे में कुछ कहना पड़ा। तो ये सब चीजें इसलिए कहा मैंने, दर्शकों जो मैंने भाजपा की जो वर्षफल की कुंडली बताई थी, 6वां घर ज्योतिष का सिद्धांत है संजय जी, 6th हाउस झगड़े का होता है, और 6th लॉर्ड जिस भी भाव में चला जाएगा उसी हाउस में वो झगड़े पैदा करेगा। तो चौथा घर चूंकि दर्शकों जनता का होता है, और यहां पर इस कुंडली में जो आपकी धनु लगन की कुंडली बनी है उसमें 6वें घर का स्वामी शुक्र है, और शुक्र उच्च का होकर के बैठा है चौथे घर में। तो इसका मतलब है ये पूरे साल भाजपा के लिए सत्ता चलाना मुश्किल है, बल्कि इनके, मैंने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि इनकी सत्ता का परिवर्तन का योग बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एलाइज के साथ झगड़े आ रहे हैं इसमें। अरे इसमें एलाइज, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? यानी 2025 पूरा कर पाना मोदी जी के लिए मुसीबत बनने वाली है। यानी जी हाँ, यानी रिटायरमेंट का प्लान जो बात चल रही है सितंबर में 75 साल, उसके समय बवाल हो सकता है। आपका यही भाव है क्या कहने का? मैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी ये राइटअप है, आप दर्शकों को दिखाइए कि मैं दोबारा नहीं लिखा, ये आपके पास रिकॉर्ड है, दर्शक चेक कर सकते हैं। मैंने लिखा कि भाजपा की जन्म की कुंडली में शनि हेवीली एफ्लिक्टेड है, और अभी भी है, अभी भी गोचर में भी है, राहु केतु और ग्रहों के साथ। वर्तमान वर्षफल में भी ये राहु केतु से पीड़ित होगा। अतः ये पार्टी पूरे वर्ष अपनी जन विरोधी पॉलिसीज एक्शन के कारण देश की जनता के विरोध का सामना करेगी। ये जो इनका जितने भी न्यू लॉज लाएंगे वो उनको क्या नाम है बैकफायर करेंगे, और वो लीगली चैलेंज होंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, आरटीआई, ये सब इनके छल कपट के द्वारा जो संविधान के अधिकार जो छीनने की कोशिश करेंगे, जैसे वक्फ का भी आपका, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है वो। तो और इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में भी पूरे छात्र देश भर में विरोध करेंगे। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, आदिवासी सभी लोग सड़कों पर आएंगे, वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में भी असंतोष होने वाला है। आरएसएस के साथ भी इनके रिश्ते बिगड़ेंगे, और विद इन दी पार्टी इनके मोदी शाह के खिलाफ में डिफरेंसेस होंगे, और साथ में सहयोगी दलों के साथ में भी। साथ में मैंने ये कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वार के चलते सरकार अपमानित होगी, महंगाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और खेती को भारी नुकसान होगा। क्योंकि दर्शकों में इसे मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, चौथा घर खेती का होता है, चौथा घर डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, हमारे घर की जो भी सुख शांति है वो चौथे घर से देखी जाती है। और उसमें अगर 6वें घर का लॉर्ड चला गया, मतलब बवाल इन 4th हाउस, चौथे घर में बवाल होने वाला है। सो चौथे घर से संबंधित चीजें, इस वर्ष में होने वाले चुनावों में सफलता मिलना इनके लिए मुश्किल होगा। ये और बहुत अच्छी बात मैंने एक और बात इसमें कही थी
कि ये धार्मिक दंगे कराने का इनकी कुंडली में, ये मैंने 6 अप्रैल को कहा था, 6 अप्रैल को कहा था कि धार्मिक दंगे कराने का ये देश में धार्मिक दंगे कराने गोदी मीडिया के साथ मिलकर फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को निरंतर भ्रमित करेंगे। कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों के करप्शन और सेक्स स्कैंडल भी इस साल भर में एक्सपोज होंगे। सहयोगी दल इनके छल कपट के द्वारा इनको कमजोर करने की साजिश को एक्सपोज करेंगे। इनका साथ छोड़कर गठबंधन से अलग होंगे, जो मोदी सरकार के गिरने का आधार तैयार कर रहा है। भाजपा की जन्म कुंडली में वर्तमान दशा चंद्रमा में, बुध में जुपिटर है। तो ये आपको एक जो मैंने बात इसमें कही है कि दंगे कराने की, तो दर्शकों मैंने न्यूज़पेपर से ही कोट किया है कि ममता बनर्जी ने का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि मुर्शिदाबाद में बंगाल में हिंसा में जो पकड़े गए आरोपी, उसमें से 150 लोगों को बंगाली नहीं आती थी, उन्हें हिंदी आती थी। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि बाहर भेजे गए। ये देखो, ये मैंने एक नोट्स तैयार किए थे, तो देखो जो मैंने तो 6 अप्रैल को बताया कि ये देश में दंगा कराएंगे, और मतलब उसमें मैंने कहा था गोदी मीडिया का सपोर्ट लेकर के। ये दर्शकों वो मेरा राइट वायरल, तो देखो टाइम्स ऑफ इंडिया है 17 अप्रैल का, वो मेरे दंगे कराने की भविष्यवाणी को प्रूव करते हुए ममता बनर्जी का बयान, मॉब वायलेंस इन बंगाल मुर्शिदाबाद ओवर द न्यू वक्फ लॉ वाज ए प्री प्लान्ड कम्युनल राइट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय बीजेपी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। उन्होंने सीधे तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह का इस षड्यंत्र में हाथ बताया। शी सेड दैट ऑल IT नेटवर्क्स आर बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फेक न्यूज अगेंस्ट बंगाल। ये सभी शाह की कंपनीज हैं। अकॉर्डिंग टू हर, बीजेपी पेड द आउटसाइडर 6000 से 7000, उन्होंने कहा कि आउटसाइडर को बुलाया, उनको 6000 से 7000, ये ममता बनर्जी कह रही है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा अपने वर्ड नहीं है। 6000 से 7000 उनको पे किया गया है पैसा टू perpetrate violence. They had a similar strategy during Ramnavami also, but it was timely foiled. She questioned the role of BSF and its timing. तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका था। तो और आप देखिए उसी तरह का चीज, तो अभी तो इनका एक झटका है, ये बिहार में भी इसी तरह की चीजें करने वाले हैं। तो मैंने आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दिए, वो आने वाला एक जो ओथ है, मैं आप दर्शकों के बताना चाहता हूं कि ये दर्शकों, जो नए चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं, वो जस्टिस गवई 14 मई 2025 को मैंने एक टेंटेटिव हॉरोस्कोप बनाई है, क्योंकि लगभग 10 बजे के आसपास, 10 से 11 के आसपास ओथ होगी 100%। उस समय जो हॉरोस्कोप बनी है, तो दर्शकों ये बहुत ही आप लोगों के लिए सुखद हॉरोस्कोप है। एक नया ऐसा चीफ जस्टिस आने वाला है जो संजीव खन्ना से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो लगन बना है वो कर्क लगन बना है। कर्क लगन में नीच का मंगल है, तीसरे घर में केतु है, और लग्नेश जो है क्या नाम है आपके 5वें भाव में एक राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा 5वें भाव में है, और इनका जो है 9वें घर में उच्च का शुक्र, शनि, राहु, और 10वें भाव में उच्च का सूर्य और बुध है। ये और बुध की अभी सुप्रीम कोर्ट की दशा चल रही है, जो मैंने कुंडली दिखाई थी। संजय जी, ये एग्रेसिव और बहुत जो है मतलब स्ट्रॉन्ग और एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करने वाला चीफ जस्टिस हम देखने जा रहे हैं इसमें देश में। और जहां तक मैं आपको 5 मई की डेट भी बता दूं, 5 मई को जो अगली वक्फ बिल की जो डेट लगी है, उस दिन भी सरकार को भयंकर परेशानी आने लगी। उस दिन चंद्रमा और जो है मंगल इकट्ठे हैं एक साथ, तो वो लगन भी चंद्रमा जो है सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है कि ये इस बिल के जरिए इन्होंने बहुत सारा सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि वो ग्रह कराते हैं। हमने तो आपके 12वें प्रोग्राम में कहा कि हमारे ग्रह ही हमारे मनोदशा को, हमारी साइकिक बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके कारण ये हुआ कि सहयोगियों के लिए अगर ये जब इनके इस बिल की पूरी एक तरह से जो इंटरिम स्टे की उन्होंने एक गाइडलाइंस दे दी सरकार ने, तो डिफेंसिव होकर उसको मान लिया है, अभी रोक लगा दी है, तो उस बिल का फिर पर्पस ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। इसकी वजह से जानते हैं क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम सपोर्ट से इनके जो एलाइज अपनी राजनीति कर रहे थे,
उनके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। उनको जनता को फेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं या जयंत चौधरी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, या और भी कोई नेता हैं। ये सबके सब जो है इस समय परेशानी में आएंगे, जो कि मेरी प्रेडिक्शन को जो मैंने आपकी वर्षफल की बीजेपी की बताई है ना, कि इनके सहयोगी दल इनके छल कपट को समझ करके और इनसे अलग होने का उनका आधार, उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। जैसे आपने देखा दुष्यंत चौटाला की पार्टी खत्म हो गई, चौटाला परिवार ही खत्म कर दिया बीजेपी ने, वो बीजेपी के साथ चिपका। जैसे आपका वो आपका बादल परिवार नहीं था पंजाब का, वो भी पूरा खत्म हो गया। तो जो जो इनके साथ जुड़ रहा वो पूरा भस्मासुर है ना, ये लोग ये पूरे के पूरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये इस कुंडली में मैंने कहा कि इसमें एक बहुत सुंदर कुंडली है भाई। ये मतलब आप सोचिए कि ये चीफ जस्टिस की हिस्ट्री बना के जाएगा। उसका कारण भी है क्योंकि बृहस्पति जो है अपने 10वें भाव को देख रहे हैं, कुंडली बहुत मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट की। प्लस ये व्यक्ति जब ओथ ले रहा, वो भी इस समय की बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि 10वें भाव का सूर्य जो है जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होगी इस बंदे के, अगर करेज तो सुप्रीम, तो बहुत फायरी और बहुत बोल्ड जज हम पिछले 20-25 साल का जज देखने जा रहे हैं। ये किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं होगा। उनके बारे में हमने कहीं पढ़ा भी था कि एक तो ये दलित हैं, दूसरा दलित बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरा बात यह है बड़े हम्बल हैं, बड़ा लो प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। तड़क भड़क वाले ने चंद्रचूड़ की तरह से वो बार बार मीडिया में आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, मतलब जो कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करके अपना ऑरा बढ़ाने वाले नहीं है, साधारण। और उन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट दिए। याद करो दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं, जब सारा देश उस समय देख रहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, राहुल गांधी की जो जमानत होने थी आपकी 2022 की बात है ना, तो वो देखो ये जस्टिस गवई थे जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, इन्होंने ही राहुल गांधी को बेल दी थी, जिसकी वजह से उनकी मेंबर पार्लियामेंट सीट जो बची थी। तो ये तो इस तरह से मैंने बताया। और इन्होंने जो अभी जो जजमेंट आपको दिए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, इसमें इन्होंने राइट टू स्पीच के ऊपर भी बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। वो इट सेज, इन्होंने ये दिया था 29 मार्च का एडिटोरियल है, मैं जो पढ़ के सुना रहा हूं। इट सेज कॉप्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स including high courts note 5 points SC made standard of free speech cannot be decided by those who always perceive criticism as a threat to their power or position। मतलब वो ये कह रहे हैं, जज ने ये कहा था कि भाई ये जो आपका स्टैंडर्ड है हमारे स्पीच का, आप डिसाइड नहीं करोगे क्योंकि आपको आपकी कुर्सी खत्म, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने आपको चुना है भाई, मेरे वोट से आप सत्ता में चुनकर, मैं मालिक हूं, प्रजातंत्र में जनता मालिक है, और मैं क्रिटिसाइज करूंगा। तो अगर आप उससे चिढ़ करके कुछ कर रहे हो और या उसकी भाषा को आप उसको मतलब देशद्रोह का कानून में बदलने की कोशिश कर रहे हो, वो आप नहीं होंगे डिसाइड करने वाले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप नहीं हो सकते। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्री स्पीच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय दोज हु ऑलवेज परसीव क्रिटिसिज्म एज ए थ्रेट टू देयर पावर और पोजीशन। इफ यू फाइंड सम स्पीच ऑब्जेक्शनेबल, योर रिस्पॉन्स शुड बी काउंटर स्पीच, नॉट सप्रेशन और पुलिस एक्शन। आप किसी के पुलिस सेक्शन से उसको दबा करके, उसकी आवाज को दबा करके नहीं कर सकते। आप उसको, अगर उसने बुरा कहा है तो आप उसका कोई काउंटर लॉजिकल जवाब दीजिए। रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट ओवरशैडो फ्रीडम्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)। ये आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच का उन्होंने दिया है कि यहां पर रेस्ट्रिक्शन है। ऑल जजेस मस्ट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट including trial courts without being influenced by their own views। साथ में जज साहब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आर्ट, कॉमेडी, सैटायर आर वे ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे उन्होंने लैंग्वेज के बारे में भी कहा कि लैंग्वेज को रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, अपनी फीलिंग व्यक्त कर रहा हूं, इमोशंस व्यक्त कर रहा हूं। तो भाषा कैसे धर्म से जोड़ी जा सकती है? और उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई उर्दू का तो ओरिजिन ही इंडिया में हुआ है। आपकी हिंदी में बहुत सारा, आप उर्दू के वर्ड निकालते हैं, हिंदी में कुछ मिलेगा नहीं। हिंदी कोई भाषा तो नहीं, पहले संस्कृत भाषा हमारी, तो हिंदी भाषा में की बैकबोन भी उर्दू ही है। तो वो ये कहते हैं आर्ट, कॉमेडी, सैटायर आर वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी क्रस्ड और फिल्मी ग्राउंड के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया नहीं जा सकता। साथ में आपने एक और दिया था कि जो आप जिसकी डिमोलिशन कोर्ट की मतलब बुलडोजर के खिलाफ जो जजमेंट की बात कर रहे थे, उसमें भी कितना सुंदर जजमेंट दिया है। तो ये सब दर्शकों में मुझे रिपीट करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये मैं भविष्यवाणी आपके 6 अप्रैल में 30 मार्च को मैं कह चुका था कि बार बार
सुप्रीम कोर्ट के कारण, केवल सुप्रीम कोर्ट के कारण ये सरकार बैकफुट पे आएगी, इनके पॉलिसीज, इनके डिसीजंस को चैलेंज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और उन्होंने इलाहाबाद अथॉरिटीज के जो लोग थे उनको 10-10 लाख रुपए का फाइन कर दिया उसमें। साथ में कहा दे शुड नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, और धमकाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे शुड know that there is something called rule of law which is a basic feature of the constitution. Described demolition illegal as not effort was made to serve them notices in person or by registered court. एक तरह से ये तमाचा मारा था उनके ऊपर। तो ये जजमेंट आया, इसके साथ हमने वक्फ का देख लिया, रिलीजन का देख लिया। तो लगातार ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के आने वाले, और जो मैंने दर्शकों आपको सुप्रीम कोर्ट की कुंडली और आने वाले चीफ जस्टिस की कुंडली का भी बता दिया, 5 मई का भी बता दिया डेट। ये सरकार के लिए निरंतर मोदी जी को कुर्सी कांटों का ताज नजर आने लगेगी। ये इसमें कुंडली ऐसी है। और अब मैं आता हूं एक वो चीजें कि एक जो हमने कहा था कि पैरानोया बीमारी जो आपको अभी डिस्क्राइब की थी। एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा रह गया है, उसके बाद मैं आपकी परामर्श वाली बात पे आऊंगा। मोदी सरकार ने जब वक्फ बिल पे ये हुआ कि फैसला आने वाला है, उससे एक दिन पहले कि अगर ये फैसला खिलाफ आ गया तो चैनल चलाएंगे क्या, एक दिन पहले ईडी ने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को चार्जशीट कर दिया। सैम पित्रोदा तक तो कर दिया, जो अमेरिका में रहते हैं, जिनका लेना देना दो। सैम पित्रोदा से मोदी साहब बहुत छिड़ते हैं। ये जो कार्रवाई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा को चार्जशीट करने वाली, और कुछ लोग कह रहे थे जेल भेजने की तैयारी करने वाली, ये क्या मोदी की राजनीति पे बहुत भारी पड़ सकती है? क्योंकि गांधी परिवार के संग बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, राहुल गांधी के संग तो बड़ी सिंपैथी है लोगों की। अब अगर ये फैसला होता है तो क्या कहते हैं आपके गृह, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने की स्थिति आती है तो क्या गांधी परिवार के लिए ये खराब होगा, या बहुत सहानुभूति आएगी, या मोदी सरकार के लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा? आपके गृह क्या कहते हैं? देखिए तो संजय जी, एक और चीज आपको, एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट और भी आया था। मैं आपके इस क्वेश्चन से पहले जस्ट एक सेकंड लूंगा कि जो गवर्नर्स के ऊपर उन्होंने गवर्नर्स की पावर को कंट्रोल करने का दिया था यूजिंग आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में एनॉर्मस पावर दी है, जो एग्जीक्यूटिव के किसी भी डिसीजन को पलट सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो पावर है। जहां राम मंदिर भी आपका आर्टिकल 142 की पावर से ही बना था, आप लोगों को याद होगा, दर्शक जानते हैं। SC sets timeline for state governors to decide on bills sent to them while frowning upon the Tamil Nadu government for acting in violation of constitutional provisions by sitting on bills forwarded to him after being passed by the state assembly. Court की observation क्या थी? Court said any breach of the timeline could be challenged in court. Supreme Court साथ में कहता है Constitution not political एक्सपेंडेंसी शुड गाइड गवर्नर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो स्टेट के, वो कहते हैं, जैसे आप देखिए, मैं दर्शकों की जानकारी के बताऊं, वेस्ट बंगाल में 23 बिल असेंबली ने पास किए हैं जो 2016 से पेंडिंग है। पंजाब में 3 बिल पेंडिंग है। ये मतलब ये और सारे अपोजिशन के स्टेट हैं कि बीजेपी किस तरह से देश के डेमोक्रेसी के साथ, लोगों के साथ धोखा कर रही है। और पंजाब में 3 है, झारखंड में 3 है, कर्नाटक में 11 बिल पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट को देते हुए एक और बात कही, सेड गवर्नर मस्ट रेस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल which was reflected in the decision taken by the elected representatives in the assembly. As constitutional head of the state, he was obliged to accord primacy to the will and welfare of the people of the state and work in the harmony with the state machinery. चुनी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट कहता है, चुनी सरकार को 5 साल मिलते हैं जनता के पास अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाने के लिए। अगर आप उनके बिल रोक के बैठोगे, उनकी पॉलिसीज, उनका मैनिफेस्टो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं होने दोगे, तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड कैसे लेके जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा उन्होंने एक एम्पैथेटिक जो है सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के फेवर में जजमेंट दिया था, और अपना रिपोर्ट लाकर जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। तो अब आपने बताया कि ये जो उन्होंने क्यों किया, इसका कारण है, देखिए मैंने आपको जो अभी बताया था, पैरानोया बीमारी है जो है, इन्होंने राहुल गांधी को इसी डर के कारण ये लिखा है,
देखो, मोदी शाह जानते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होते, देखिए आपको पता बीजेपी की कुंडली में मून चंद्रमा नीच का है, हेविली अफ्लिक्टेड है, इसीलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए 2014 में सत्ता में आए। इनके डर का कारण क्या है कि इनका कोई ऑरा नहीं था, मोदी जी का कोई ऑरा नहीं था, कोई नहीं था, कोई आरएसएस के बारे में भी इतना नहीं था, क्योंकि आरएसएस अभी भी उत्तर भारत में ही ज्यादा पॉपुलर है, इसका बेस बढ़ा हुआ है। साथ सभी ये फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए 2014 में सत्ता में आए और लगभग 11 साल से मैनिपुलेशन, छल कपट के साथ सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, कोर्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, गवर्नर्स के जरिए चुनावी हेराफेरी, गोदी मीडिया और कॉर्पोरेट हाउसेस पर पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद भी अपने अपराधों की सजा पाने और सत्ता खोने के डर से पागल हो जाते हैं। जरा सा भी इनको लगता डर है तो ये सब देख रहे हैं कि क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसी पे डिफेंसिव होती जा रही है और विंडिक्टिव होकर के बदले की भावना से विपक्ष, बुद्धिजीवी, आम जनता, किसान, छात्रों, महिलाओं, दलित, आदिवासियों को सभी को दुश्मन समझकर उन पर फॉल्स कानूनी कार्रवाई करने का षड्यंत्र लगातार करते रहते हैं। ये षड्यंत्र है बेसिकली। तो मोदी शाह जानते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होते तो ये कभी 100 सीटें भी नहीं जीत सकते हैं। 2024 में भी ईसीआई पर कब्जा करने, गोदी मीडिया, दलाल, कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल करने और अनेक प्रकार के छल कपट के बावजूद 400 पार का नारा इनका पूरा नहीं हुआ। 240 में टिक गए, जिसमें 109 भगोड़े हैं 240 में। तो मोदी जी को डर लगता है ना। और इनके, आपको पता है, दर्शकों में बता रहा हूं आपकी मेमोरी के लिए, 96 इनके सिटिंग सांसद हार गए थे और कई मंत्री हारे थे उसमें 2024। ये सब कमजोरी इनके डर का कारण है, जो कोई पैरानोया बीमारी में कहता हूं चंद्रमा नीच का बीजेपी का, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कुंडली के अनुसार, क्योंकि आपका बिहेवियर आपको बता देता है कि आपकी कुंडली कितनी सच है। अभी वक्फ बिल को पास कराने में इनको लोकसभा में केवल 288 एमपी का समर्थन मिला, ठीक है, और विरोध में कहते हैं 232। कितना का गैप रह गया था? 50 कुछ का। तो खतरा तो उनको नजर आ रहा है भाई, 232 थे और बीजेपी के अपने 240 हैं, तो गैप कहां है? यहां 8 एमपी का ही है केवल आपके बीच में आज। और आप सोचिए, लोग आपका गोदी मीडिया और ये सब जो इंडिया अलायंस खत्म हो गया, फलाना ढिकाना, ये जो सारा कह रहे थे, आप देखिए कितना जबरदस्त इस समय मतलब यूनिटी के साथ प्रदर्शन किया वक्फ बिल के मामले में इंडिया अलायंस ने, कि 232 सांसद ने अगेंस्ट वोट किया और राज्यसभा में 97 में और 127 के अगेंस्ट में। तो ये इनको खतरा नजर आ रहा है कि हमारी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसके कारण ये षड्यंत्र रचा है। और लोकसभा में 97, राज्यसभा में 97 एमपी के साथ सामना किया, अंतर केवल 50+ एमपी। यही कारण है शाह मोदी ने राहुल गांधी, सोनिया पर एक फेक केस करके चार्जशीट पिछले वीक फाइल की। याद रहे, आजादी से पहले अंग्रेज नेशनल हेराल्ड और नेहरू जी के परिवार से चिढ़ते थे, नेहरू जी से और गांधी जी से, सरदार पटेल से चिढ़ते थे, क्योंकि वो उनको समझ चुके थे। आरएसएस नहीं समझा था, आरएसएस इसीलिए उनके साथ रहा। और आरएसएस बेसिकली वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी भी नहीं, आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एस्टेब्लिश हुई थी, इसलिए आजादी के आंदोलन में उनका कोई भाग लेने का उन्होंने लिया भी नहीं और ना उनका कोई रोल रिकॉर्ड है। तो ये लोग सब चढ़ते थे, जो ये भूल जाते हैं। और बीजेपी आज और आरएसएस इसीलिए नेहरू गांधी परिवार को आज की डेट में दुश्मन मानती है कि उनके पूरे देश के रिसोर्सेज पे कब्जा करने में अगर कोई उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा है तो ये परिवार खड़ा है और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये भूल जाते हैं। देखो संजय जी, आप आरोप लगा रहे हो, वो उसका केस भी समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कि ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी ने तो जब भारत आजाद हुआ था, हमारी खजाना खाली था, अंग्रेज खाली करके, तो उन्होंने 90% से ज्यादा अपनी पर्सनल दौलत जो है देश के नाम में कर दी थी, जिसकी कि मैंने आपको पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले कहा भी था, जिसकी आज के समय में वैल्यू 50,000 करोड़ है। ये तो 600 कुछ करोड़ का ही बता रहे हैं नेशनल हेराल्ड का केस। 50,000 करोड़ जिसकी आज के डेट में वेल्थ है, वो तो उन्होंने देश को दान कर दी। तो ये परिवार कहां कब्जा करेगा? इसलिए और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो इन्होंने जो केस किया है राहुल गांधी के ऊपर, देखिए इस केस की हिस्ट्री आपको पता है कि एक कंपनी है, जैसे मैंने भी छोटा मोटा बिजनेस किया है, नेशनल हेराल्ड अखबार कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पैसा नहीं था, कांग्रेस ने कुछ उनको लोन देते रहे। एक लोन जब इकट्ठा हो गया तो उन्होंने एक कंपनी बनाई और वो उसमें जो है उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में कन्वर्ट किया। वो शेयर राहुल गांधी के पास है। ये कॉमन सी
जो बहुत सारी कंपनीज में आपको होता है, अभी भी जैसे बहुत सारी बैंकें भी ऑफर करती हैं, अगर बैंक का आपने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, बड़ी कंपनीज के बारे में बता रहा हूं, तो बैंक कहती है कि भाई कुछ पार्ट उसका जब उसका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान रीस्ट्रक्चर करता है लोन बैंक, तो कहता है भाई ठीक है, आधा कुछ लोन आप चुकाओ और आधा हमें शेयर दे दो उसके। तो इस तरह का ही अरेंजमेंट कुछ किया गया था यंग इंडिया वाले केस में। अब मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या कर पाएंगे। तो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप दिखाने चाहता हूं मैं आपको। यह है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप। तो ये राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं। ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। दर्शकों, मैंने पहले भी आपके की, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। इनका तुला, लगन और धनु राशि है। लग्ने शुक्र 10वें भाव में बैठकर अमल कीर्ति योग, फेम होने का ये राजयोग बना रहे हैं। चौथे घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, योग कारक शनि यद्यपि नीच का है, लेकिन ज्योतिष के जानकार लोगों को बताना चाहता हूं। आपके बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट किसी का देखा था, वो कह रहा है राहुल गांधी पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अरे भाई, वो देश का एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। मोदी जी में उसमें कितना फर्क है? 8 एमपी का। आज अगर टेक्निकली देखिए दर्शक, आप लोगों के विवेक पे मैं छोड़ रहा हूं, राहुल गांधी में और मोदी में कितना फर्क है? 8 एमपी का। 237 एमपी उनके पास है और 292-93 इनके पास है एमपी। तो राहुल गांधी का स्टेटस कितना बड़ा है। तो ये योग कारक शनि यद्यपि नीच का है, लेकिन 7वें भाव में केंद्र में बैठा है, जो कुंडली मैंने आपको दिखाई है, और राजयोग बना रहा है। शनि का जो डिस्पोजिटर है, मतलब शनि किसकी राशि में? मंगल की। मंगल 9वें घर में बैठा है सूर्य के साथ में, तो फिर उसने डिग्निटी ले ली। ये एक भाग्यशाली, और मंगल भाग्यस्थान में 11वें लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा है, और मोस्ट बेनिफिट प्लेनेट जुपिटर इन सभी चीजों को एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि दे रहा है। 9वें घर का 12वें घर का लॉर्ड बुध 6वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है। 3rd हाउस में मून पर 2 क्षत्रिय ग्रह। मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम पहले भी बताया था कि राहुल गांधी इतने टफ क्यों हैं, तो वो इसलिए कि 2 क्षत्रिय ग्रह का प्रभाव सूर्य का और मंगल का इनके ऊपर आ रहा है, इसलिए मेंटली ये बहुत बोल्ड और करेजियस हैं। इनका 9वां वर्गोत्तम लग्न है, अतः ये दीर्घायु की कुंडली है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, जो 14 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राहु 5वें भाव में त्रिकोण में है, शनि की राशि में, फ्रेंडली साइन में है, और जुपिटर इसे दृष्टि दे रहा है। अतः ये राहु इनका एक बेनिफिक राहु है। हमने की प्लेनेट पढ़े थे कि अगर पाप ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में जाते हैं तो शुभ ग्रह की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये ज्योतिष के जानकार लोगों के लिए स्टेटमेंट है कि की प्लेनेट की फंडामेंटल सिद्धांत जानिए। एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया कि जब कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो 5वां घर एक्टिवेट होता है। तो आपके लिए शुभ समाचार सुना देता हूं, मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले हिंट दे दिया था। राहुल गांधी की कुंडली में महादशा का स्वामी उनके जन्म के राहु पर 29 मई 2025 को उनके 5वें घर में प्रवेश करेगा, जो कि मैंने कहा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी बड़े पद पर जाने के लिए। सबसे बड़ी और आपको लोगों को बात बता देता हूं कि 20 मई 2024 डेट दर्शक याद कर लें। 20 मई 2024 को राहु में शनि की महादशा शुरू होती है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि ग्रह कैसे राहुल गांधी के चल रहे हैं। 20 मई 2024 लोकसभा के रिजल्ट आने से पहले 20 मई 2024 को शनि की महादशा शुरू होती है। शनि 5वें घर का लॉर्ड है। जिन लोगों को ये होता है ना, कुंडली में नीच का शनि देख लेते हैं और फिर कहते हो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 70 में और 68 और 70 के जितने जन्म के लोग हैं सब शनि नीच का ही है। अरविंद केजरीवाल 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो संजय जी, जैसे ही राहु में शनि की दशा शुरू होती है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को 20 मई 2025 के बाद क्या बड़ी घटना घटी, उनके 50 सांसद से सीधे 100 सांसद, 99-100 सांसद हो गए और वो एलओपी बने। तो अभी भी शनि की महादशा चल रही है जो 2027 तक चलेगी। तो इसीलिए ये जब उनको एलओपी की पोजीशन लोकसभा में प्राप्त हुई 20 मई 2024 के बाद, ये कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन है और इन्हें लगभग 237 एमपी का समर्थन प्राप्त है। इनकी भूमिका कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के सिलेक्शन में होती है और एलओपी भी अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। 29 मार्च को शनि इनके जब 6वें भाव में आया, ये क्यों घटना घटी, आपका प्रश्न का जवाब आ रहा है। 29 मार्च को अभी जो निकला है, शनि इनके 6वें भाव में आ गया राहुल गांधी के, और राहु के साथ है, राहु भी वहीं मौजूद है। तो 6वां घर एक्टिवेट हो गया राहुल गांधी की कुंडली में। और 6वां घर मैंने क्या कहा, रोग, ऋण, शत्रु, तो लिटिगेशन 6वें भाव से आता है। इसीलिए ये केस आपको सामने नजर आया कि तुरंत जो है
29 मार्च को होता, अप्रैल के अंदर जो है उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर। अब होगा क्या, 29 मई को आने वाली राहु अपने 5वें घर में चला जाएगा, त्रिकोण में जो उनके जन्म के राहु है, और शनि मुक्त हो जाएगा राहु से। और शनि जो है 6वें घर का शनि शत्रुहंता का होता है, शत्रुहंता किलिंग ऑफ एनिमीज। शनि 6th हाउस में जबरदस्त संघर्ष करने की क्षमता देता है, शत्रुहंता का योग बनाता है। इसलिए राहुल गांधी इसका डटकर मुकाबला करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का भी 6वें घर का शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, 6 मार्च से, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था। इसलिए दर्शकों, आप निश्चिंत होकर के, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, और आंदोलन उसी तरह का आंदोलन करेगी जैसे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का, कांग्रेस ने आंदोलन किया था भारत छोड़ो का अंग्रेजों के लिए। इसी तरह से भाजपा मुक्त देश को भाजपा मुक्त कराने का आंदोलन कांग्रेस छेड़ने जा रही है अगले महीने से। तो आने वाला समय, और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो देश को, पूरे संविधान को बचा करके, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम कर सकती है। जल्दी जल्दी एक बहुत अच्छी चीज टेबुलर फॉर्म में मैंने आज बनाई है। एक नई एक्सरसाइज थी मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं दर्शकों को धर्म का मतलब कैसे समझाऊं। हम बोल देते हैं कभी कभी स्टेटमेंट संजय जी, तो उसमें लोग सुन के लोग कान से इधर से उधर निकाल देते हैं। टेबुलर फॉर्म में, और ये अपने पास जरूर रखिएगा रिकॉर्ड के रूप में। ये है धर्म, अधर्म और राक्षसी प्रवृत्ति क्या है। राक्षस कैसे होते थे? राक्षस कोई सींग वाले नहीं होते थे, बहुत खूबसूरत होते थे, हम जैसे आदमी होते थे वो भी। लेकिन आपके अंदर के जो गुण, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो वर्किंग शैली है, आपकी सोच है, वो राक्षस बनाती है आपको। राक्षस और देवता उसी से बनते हैं। तो ये मैंने आज आपको टेबल 4 में बनाया। देखो संजय जी, आप ये देखिए दर्शकों, ये आपके प्रोग्राम में मैं भेजूंगा। धर्म, अधर्म और राक्षसी प्रवृत्ति क्या है। तो ये टेबल ऑफ फॉर्म में मैंने क्या किया कि धर्म के 10 लक्षण जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कि धर्म के लक्षण कहते हैं एट्रीब्यूट्स, जो है गुण कहे गए हैं। ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं, मैंने राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी वो टेबल बना दी है, टेबल बनाई है। देखो आप, ये देखो दर्शक, देख रहे हो आप कि यहाँ पर क्रॉस है, मतलब इनके अंदर ये गुण नहीं है। अगर टिक लगा है तो गुण है, और टिक नहीं लगा है तो अब इनके अंदर गुण नहीं है। तो देखिए, पहला है धैर्य, पेशेंस, जो राहुल गांधी में है, नरेंद्र मोदी में नहीं है, अमित शाह में नहीं है, योगी में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में भी नहीं है। दूसरा है क्षमा, फॉरगिवनेस, किसी को क्षमा करना बड़प्पन माना जाता ना। याद करिए दर्शकों कि अपने पिता के हत्यारों को राहुल और प्रियंका ने माफ किया था। इससे बड़ा माफी कोई नहीं हो सकती। किया था, नहीं किया था, जो तमिलनाडु में जो जेल में थे। तो फॉरगिवनेस, क्षमा जो है राहुल गांधी के अंदर है, टिक लगाया मैंने। नरेंद्र मोदी में नहीं है, नरेंद्र मोदी बदले लेने की भावना रखते हैं। अमित शाह में नहीं है, योगी में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। तीसरा है विद्या, नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज नहीं। नॉलेज होती है अपने स्वरूप को पहचानना और अपने कर्तव्य को जानना, और आपको राजनीति किस लिए कर रहे हैं, ये लोगों की सेवा करने के लिए, इस चीज का ज्ञान होना नॉलेज कहा गया है। राहुल गांधी में है, मोदी में नहीं है, अमित शाह में नहीं है, योगी में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। चौथा है सत्य, ट्रुथ और राइटियसनेस, सत्य और राइटियस पाथ, जो है करेक्ट जो है चीजें एज पर लॉ, वो राहुल गांधी में है, मोदी में नहीं है, अमित शाह में नहीं है, योगी में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। पांचवा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये देख लीजिएगा साहब, ये मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, और पूरा चिंतन करके, पूरा थॉट लगा के, इनके वर्किंग को समझ करके ये मैंने टेबल बनाई है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, राहुल गांधी में देखिए, इसीलिए वो दया करुणा जिसके अंदर भी वो नॉन वायलेंस होगा। नॉन वायलेंस का मतलब है लोगों को गले लगाना। कभी मोदी शाह को देखा है आपने किसी को गले लगाते हो? योगी को देखा है गले लगाते हो किसी को? मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं करता, तो वो इन मोदी, शाह, योगी और ट्रंप में भी नहीं है। ट्रंप को मैंने इसलिए लिया कि ट्रंप भी ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, तो मुझे करेक्टर समझाना था। छठवां है क्रोध ना करना, नो एंगर। यहां पर देखिए, मैंने राहुल गांधी को माना कि थोड़ा सा इनके अंदर एंगर है, जो मैं इसीलिए पहले वो बिल फाड़ने वाली जो बचकाना हरकत की थी, इसलिए मैंने 0.5 इसमें मार्क्स उनको कम किए हैं। एबव एवरेज, मतलब वो एबव एवरेज है, फिर भी उतना हमेशा गुस्सा नहीं दिखाते। और अमित शाह, मोदी, शाह और डोनाल्ड ट्रंप में तो है ही नहीं, मतलब एंगर ही एंगर भरा पड़ा है। कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, मन पर कंट्रोल करना, राहुल गांधी के अंदर है, मोदी में नहीं है, शाह में नहीं है, योगी में नहीं है, ट्रंप में नहीं है। चोरी ना करना, नो, चोरी ना करने को कहा गया नो अनएथिकल
नो अनएथिकल एक्ट्स, थेफ्ट और मैनिपुलेशन, जैसे गिरी हुई सरकार को गिरा देना भ्रष्टाचार के जरिए, ये चोरी करना, इसी को कहते हैं चोरी करना, पैसा निकालना नहीं है। आपने किसी का मैंडेट चुरा लिया और आपने चुनाव में जो हेराफेरी कर रहे हो, ये सब चोरी करने के इंसिडेंट है। कि आपने देखिए इलेक्शन ईवीएम को हेराफेरी करते हैं, फिर प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप वोटर लिस्ट में भी आप नाम काटना और जोड़ना का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर भी नहीं रुकते हैं, आप गरीब बस्तियों में जाके पैसे देके उनको ऊपर स्याही लगवा लेते हैं उंगलियों पर, तो वो सब आप वोट चुरा रहे हो। तो चोरी करने की ये टेंडेंसी राहुल गांधी में नहीं है, लेकिन मोदी में है, शाह में है, योगी में है, ट्रंप में भी है। आंतरिक शुद्धि, इनर प्यूरिटी, अंदर से अच्छा ह्यूमन बींग होना, आप जानते हैं राहुल गांधी के अंदर है, मोदी में नहीं है, शाह में नहीं है, योगी में नहीं है और ट्रंप में भी नहीं है। इंद्रियों को वश में रखना, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, मोदी जी तो भोगी है, जो भोगी होता है वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए मोदी जी दिन में 10-10 ड्रेस बदल लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने, याद करें दर्शक, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे देखा जाएगा, राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा एक टी शर्ट में की थी। इसी को इंद्रियों पर कंट्रोल कहा जाता है, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और इसमें ट्रंप में भी नहीं है, योगी में नहीं है, शाह में नहीं है। तो इस तरह से जब मैंने नंबर दिए संजय जी, फाइनल नंबर टैली देख लें दर्शक, कि धर्म के मामले में जब हम धर्म की बात करते हैं तो मोदी को 0 नंबर मिले, अमित शाह को 0 मिले, योगी को 0 मिले, ट्रंप को 0 मिले और राहुल गांधी को 10 में से 9.5 मिले। इससे आप दर्शकों, मैंने आपको किसी प्रोग्राम में पिछले बरस कहा था, राहुल गांधी की जब जमानत हो रही थी पिछले बरस, तब मैंने कहा था ये संत प्रवृत्ति का आदमी है। तो इसलिए दर्शकों, आप हमेशा याद रखने वाली एक टेबल मैंने दिखाई है कि एक संत व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि जो वास्तव में राजनीति देश के कल्याण के लिए कर रहा है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार इन लोगों में केवल राहुल गांधी में ही देवता वाले गुण हैं। देवता वो होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और वही एकमात्र नेता हैं जो धर्म का अर्थ समझते हैं, उसका पालन करते हैं। मोदी, शाह, योगी, ट्रंप ये अधर्म के मार्ग पर चलने वाले और राक्षसी प्रवृत्ति जल्दी से बता देता हूं क्या होता है, निंदा करना, असत्य और झूठ का आचरण करना, प्रोपेगेंडा, पाखंड, ईर्ष्या, काम, क्रोध, हिंसा, बदले की भावना, लोभ, मोह, निर्दयी, छल, कपट, कुटिल और निर्दयी, ये जो गुण होते हैं ये आपके अंदर जो है क्या नाम है, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी तरह से जल्दी से एक टेबल इसी फॉर्म में मैंने कांग्रेस की भी दिखाई है। कांग्रेस और भाजपा में कौन सी देश को आपको ज्यादा अच्छा क्या नाम है शासन दे सकती है, तो ये धर्म के लक्षण, ये सीट होगी। आप इस सीट के जरिए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कुंडली, चूंकि मैंने आपको बताया था कांग्रेस की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, और कांग्रेस की कुंडली ये देख लें दर्शकों, ये चौथा घर जो होता है हमारा जनता का होता है, और उसमें इनका लग्नेश बैठा है बृहस्पति। इनकी कांग्रेस की कुंडली में चौथे 10वें घर में 2 ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति और शुक्र। इसीलिए ये पार्टी कभी भी देश के जनता और समाज का और देश के सभी वर्गों का सम्मान करेगी, सभी वर्गों का, सभी जात बरादरियों का और इंस्टीट्यूशन का भी सम्मान करेगी। हाँ, इनकी एक छोटी सी कमजोरी जरूर है, इनका चंद्रमा पीड़ित हो गया राहु केतु में, और 7वें भाव में पीड़ित हुआ है। 7वां अगर होता गठबंधन, तो इनको हमेशा गठबंधन से थोड़ी सी तकलीफें जरूर रही हैं। ये बहुत अच्छे थे, क्या तकलीफ नहीं है, लोगों ने इनको धोखा दिया। जैसे टीएमसी कहां से निकली, कांग्रेस से, शरद पवार कहां से निकले, कांग्रेस से। आप और बहुत सारे आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपका ये जितने भी यूपी के मिनिस्टर हैं, और बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ के गए, वो सिर्फ इसी वजह से गए क्योंकि इनका 7वां घर छोटा सा वीकनेस लेके आए। लेकिन अब 6वें घर की दशा आ गई है, सो आने वाला समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस आंदोलन के जरिए देश की डेमोक्रेसी को बचाएगी। इसके साथ चलते चलते श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। पिछले प्रोग्राम में नहीं कर पाया था, तो वो वीडियो एक छोटी सी मैं भेजूंगा। मैंने हवन किया था, हमने अखंड रामायण का पाठ किया था, हम 3 ब्राह्मण के साथ गए थे, 24 घंटे की अखंड रामायण, 111 बार सुंदरकांड और 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए। उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे हवन किया था। वो बहुत सुंदर मंदिर है,
और उसकी एक छोटी सी वीडियो पूजा की जरूर आप लोगों को शेयर कीजिएगा, कि लोग इस बहाने भगवान के हनुमान जी के दर्शन हो जाए। जय श्री राम, जय। कितने राजीव नारायण जी, और आज बड़ी दमदार तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपका प्यार भरा कमेंट मुझे को और उत्साहित करेगा। मुझे जरूर प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।